वसीम खान, वसीम खान कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं साले को। पैसे से भी नहीं मिलता। अंदर वाले घोड़े के पास मत डालना। दिखाऊं घोड़ा? अरे नहीं भाई, दूसरा घोड़ा दिखाऊं? माफ करो, माफ करो। ईशा गुप्ता, कुबरा सेठ, परिणीति चोपड़ा, तापसी पन्नू, रिचा चड्ढा, नेहा शर्मा। मार्शल गुल्लू पांडे, उस सामने है फिल्म सिटी और ई है हमारी टपरी। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा हम ये टपरी कहाँ लगाए हैं। नहीं पता लगा तो पिछला सब एपिसोड देख लो भाई, पता लग जाएगा। ये टपरी टॉक जो है, यहाँ हम कुछ मशहूर हस्तियों से मिलते हैं, उनसे बतियाते हैं और कुछ मस्ती भरी बातें भी करते हैं, और हाँ, कुछ अनसुने राज भी खोलते हैं। विक्रम जी, चाय में चीनी कम लेंगे कि ज्यादा? पांडे जी चीनी कम रखिएगा क्योंकि थोड़ा डाइट पे हैं, लेकिन कुछ अच्छे की शुरुआत मीठे से हो जाए तो अच्छा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हुकुम सरकार। आए बस आपके लिए चाय लेके। लीजिए। क्या बात है, गर्मा गर्म चाय आपके लिए। खाने के लिए कुछ कप नहीं होगा? कप? अच्छा याद दिलाया, कप बहुत जरूरी है। क्या है ना, हमका आदत नहीं है, नया नया टपरी खोला है। अच्छा, पर चाय तो ग्लास में पी जाते हैं मतलब। हाँ, ये हम आप डाल के देते हैं चाय जी। अब बताइए कैसा बना है? आपने बनाई है? हमने नहीं बनाई है, इसीलिए पूछ रहे हैं कैसा बना है, वरना उससे लेंगे नहीं अच्छा नहीं बनाएगा तो। टपरी आपकी है, आपने नहीं बनाई, ऐसा क्यों? ये क्या है ना, हमको चाय वाय नहीं बनाना आता है। टपरी तो हम इसलिए खोले हैं ताकि हम ब्याह कर सकें। किससे? ब्याह तो लड़की से ही होगा ना। हाँ, वो भी सही बात है, आप लड़की से ब्याह करना चाहते हैं, अच्छी बात। ढूंढ रहे हैं कोई फिल्म सिटी के बाहर, टपरी लगा लिए। अच्छा, हाँ, तो कुछ देखे हैं? किस लड़की वड़की का नाम सोचे हैं दिमाग में? होते हैं ये। लीजिए, हमको तो आता है शर्म, आप ही बताइए, पढ़ लीजिए। ये क्या है? पढ़िए पढ़िए, हमको शर्म आता है। आप पढ़िए। प्रेम पत्र है? आप पढ़िए तो सही। बताइए तो सही, है क्या? पढ़िए तो सही, जोर से पढ़िएगा। नाम लिखे हैं आपने, अनुष्का शर्मा, इनकी तो हो गई। और पढ़ लीजिए, ऑप्शन बहुत है। राधिका आप्टे, नुसरत भरूचा, ईशा गुप्ता, कुबरा सेठ, परिणीति चोपड़ा, तापसी पन्नू, रिचा चड्ढा, नेहा शर्मा। इन सबके साथ तो हमने काम किया है। इन सब के साथ आप काम कर चुके, आप जानते होंगे, तो बात चलाइए, शायद कोई सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो। पांडे जी, ऐसा है कि हम ना काम करते हैं, हम कोई मैरिज कंपनी खोल के नहीं बैठे। अरे ये सब चलता रहेगा, लेकिन क्या है ना, ये भी जरूरी है। अम्मा को फोन मार लें? किस बात के लिए? जरूरी है। मतलब क्यों? उनको बता दें क्या? विक्रम जी आए हैं हमारी टपरी पे चाय पीने, बहुत खुश होंगी। हाँ ठीक है, ये बता दें। हाँ, बहुत खुश होंगे। उनसे रिश्ते की बात करने के लिए। नहीं, वो मेरा जबरदस्ती रिश्ता करा रही थी, हमने उनको कर दिया मना। आपको कौन पसंद है? हमको तो बहुत कोई भी पसंद आ जाएगा। मतलब कौन? बड़ा हीरोइन कोई। अम्मा, गुल्लू बोल रहे हैं, कैसी हो? हाँ सब ठीक। मालूम है आज कौन आया हमारी टपरी पे चाय पीने? सनकी जी आए हैं। हाँ, वही विक्रम जी, रक्तांचल वाले। हाँ, नहीं इतने सनकी नहीं है। हाँ, नहीं वो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ, मालूम है उम्र बढ़ा जा रहा है, कर लेंगे ब्याह, उसीलिए खोला टपरी। हाँ हाँ, इनसे करेंगे बात। बहुत सेक्सी सेक्सी हीरोइन और बड़ा बड़ा हीरोइनों के संग काम किया है इन्होंने, चलाएंगे बात। हाँ हाँ, तुम गैया चलाओ, दिमाग ना चलाओ ज़्यादा, हम करते हैं बात इनसे। हाँ रख। इनको बहुत टेंशन है हमारी शादी की। अच्छा साधु जी, मेरा मतलब विक्रम जी, हमारा गांव से एक मेमना जो है आश्रम में गया था, वो अभी तक लौटा नहीं। उसको भी ढूंढिए, कहीं भोपा स्वामी खा तो नहीं गया उसको। हो सकता है, माइकल से बात कीजिए। माइकल से बात नहीं कर पाएंगे हम, उससे डर लगता है। तुम्हें भेस बदल के अंदर जाना पड़ेगा फिर तो। वो तो जाना ही पड़ेगा, 3 सीजन पहले ही हो चुका है, चौथे में क्या पता मिल जाए।
अरे यार काफी चरस पीनी पड़ेगी उसके लिए तो ड्रग्स कर करके थक गए थे लोग। कोई ड्रग छोड़ी भी है तुम दोनों ने या सब कूट पीस के पी गए? अरे इतने ड्रग्स तो किसी भी पेशेंट के ब्लड सेल्स में नहीं देखे जितना तुम्हारी रिपोर्ट्स में आए। जिंदा कैसे हो तुम दोनों, समझ के बाहर है। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। ये हमारा शो टपरी, मैं हूँ चाय वाला गुल्लू पांडे। मस्ती करते हैं, कैरेक्टर्स बहुत सारे किए विक्रम कोचर ने। पर्दे पे आपके अलग अलग नाम, आपके अलग अलग किरदारों से लोग आपको जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में आपके फैंस आज आपको जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतना पर्चा आया है बड़ा बड़ा, तो उससे हमें डर लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे आप। ये हमारा शो है, देखिए टपरी, डीएफपी ओरिजिनल प्रेजेंट्स टपरी। बढ़िया है पांडे जी, क्या करने वाले हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, दिन में चाय पीते हैं हम, बाकी सब रात में। ठीक है, मैं दिन दिन में निकल जाऊंगा यहाँ से, पहले बता रहा हूँ। चीयर्स कर लीजिए। विक्रम जी, दिल्ली से मुंबई तक का सफर जी कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितना मुश्किल था? 10वीं के इम्तिहान होते हैं, उसके बाद 4 महीने की छुट्टी होता है। तो उन 4 महीने की छुट्टियों में हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने देखा कि मैं 4 महीने की छुट्टी में कुछ नहीं कर रहा हूँ। 10वीं एग्जाम देने के बाद अक्सर कुछ नहीं करता, खेलते रहते हैं, मटर गश्ती करते हैं, टीवी चलता रहता है। तो उनको एक दिन लगा कि घर पे क्यों बैठा है, बाहर जाके कुछ करता क्यों नहीं। तो क्या करूँ, तो उन्होंने बताया नेशनल बाल भवन नाम की चीज़ है, एक सरकारी संस्था है जहाँ पर बहुत ही सस्ते में कुछ कोर्सेज होते हैं, म्यूज़िक कोर्सेज होते हैं, कुछ फ्लाइंग इंजीनियरिंग वगैरह इस तरीके के छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, स्केटिंग के कोर्सेज होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे जाकर देखो, आईटीओ पे, इनकम टैक्स ऑफिस जहाँ पर है उस तरफ आईटीओ के आसपास ही एक जगह है नेशनल बाल भवन, वहाँ पर जाके पता करो। मैंने वो ज्वाइन किया, वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ एक नाटक बन रहा था और मैं उस नाटक का हिस्सा बना। वो नाटक करते करते मुझे इतना मज़ा आने लगा, और जो बना रहा था उसको भी मेरे साथ मज़ा आने लगा कि मुझे मेन रोल दिया गया। और हमने एक पॉल्यूशन के ऊपर नाटक बनाया था, जो कि नुक्कड़ नाटक जैसा था, जो स्टेज पे भी हो सकता था पर नुक्कड़ पे भी हो सकता था। ये आप 10वीं के बाद? 10वीं के बाद। 10वीं के बाद। तो क्या उम्र होगी आपकी? मैं होऊंगा करीबन 15-16 साल का टाइप से। तो वहाँ कीड़ा काट गया आपको? हाँ, वहाँ से पहली बार थिएटर करने का जो मज़ा था वो आ गया। और उसके फिर हमने शोज़ किए अलग अलग सरकारी संस्थाओं में, तिहाड़ जेल तक हम लोग गए, रिमांड हाउसेज में हम गए बच्चों के लिए वो शो लेके। तो वो रियल ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस जिससे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप कनेक्ट करेंगे। आपने कनेक्ट किया तो वहाँ से जो रिस्पांस मिला, आपको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, ये जो ऑडियंस की जो मतलब विदाउट एनी फिल्टर आपको जो तारीफ है और विदाउट एनी फिल्टर आपको तालियां मिल रही हैं, ऑनेस्ट फीडबैक। और इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, वो तो वैसे ही सोसाइटी से कटे हुए लोग हैं, आप उनके लिए जाके कुछ करते हैं तो बिल्कुल दिल से रिसीव किए। तो आपको, मुझे बहुत मजा आया, मुझे लगा कि वाह यार, इसमें तो ऐसी पावर भी है कि मैं सामने वाले को चेंज कर सकता हूँ, तब्दील कर सकता हूँ। तो वहाँ से थोड़ा थिएटर का कीड़ा काटा, करते कराते 12वीं में नंबर कमाए, पर इस थिएटर करने की वजह से किरोड़ीमल कॉलेज में मुझे नाटक की वजह से एडमिशन मिल गया। अरे वाह। और बढ़िया कोर्स में एडमिशन मिला जिसकी कट ऑफ 92-93 गई थी उस समय। तो एक्टिंग की वजह से आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया? और वो भी किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज। द प्लेयर्स करके उनकी एक सोसाइटी है, बहुत बढ़िया संस्था थी। बेसिक फाउंडेशन द प्लेयर्स नाम की सोसाइटी ने बहुत अच्छी तरीके से ले डाउन किया। उन्होंने सब कुछ सिखाया, नाटक को स्क्रैच से, एक थॉट से लेकर आप कैसे एक टॉपिक से लेकर कैसे उस चीज़ को बिल्ड करते हैं, और किस तरीके से उसके गानों की कॉम्पोजिशन, सीन्स की कॉम्पोजिशन, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बात क्या कहना चाहते हो, कॉन्फ्लिक्ट सही से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें सिखाई गई। और 3 साल का वहाँ पर जर्नी रहा, बढ़िया जर्नी रहा। हमने अच्छा, मतलब आप घुस गए थे एक्टिंग की दुनिया में, लेकिन कहीं कहीं आपको शायद डाउट था, प्रेशर, बिकॉज एक्टिंग की दुनिया में क्या होगा। उस जमाने में तो इतना करियर का कुछ स्पैन ही नहीं था ना, क्या थी, फिल्में ही थी और टीवी सीरियल आते थे, कोई वेब शो नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि एक्टरों की बहुत ज़रूरत है या डायरेक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। नहीं, गिने चुने लोग थे, गिने चुने चलते थे फिल्म के तौर। शायद एक और रीज़न कि फैमिली में उस बैकग्राउंड से कोई नहीं है, तो शायद नॉलेज भी नहीं या कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं कि कैसे जाना है, कैसे नाम कमाना है। तो फैमिली वाले भी खुद डाउटफुल ही थे, उनको भी समझ नहीं आता था।
हमें भी नहीं पता था, हम भी जान रहे थे, वो भी जान रहे थे। तो करते करते इनफैक्ट मैंने एक नुक्कड़ नाटक बनाया था, डायरेक्ट किया था। जब वो मेरे पिताजी फौज में थे। हाँ। तो उनको जब मैंने वो दिखाया, वो देखने आया एनुअल फंक्शन में, हमारा एक लास्ट का एनुअल फंक्शन, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे ने ये नाटक बनाया है। और इसमें एक्ट भी किया है, इसमें गाने बनाए हैं, इसमें पूरा स्क्रैच से लिखा है और सब कुछ किया है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे और जब आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने बोला कि बेटा करता रहे, जो तू कर रहा है ना, जो तेरी समझ में आ रहा है वो तू करता रहे, बस करता रहिए और अच्छे से करिए, जी लगा के कर। बोला ठीक है यार, ये तो मतलब आपको ग्रीन झंडी मिल गई, हरी झंडी मिल गई, हरी झंडी मिल गई। फिर वहाँ से वो कभी पिताजी NSD भी पहुँच गए। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की संस्था है, यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। मैंने अच्छा, मुझे नहीं पता। तो उस समय उन्होंने उसकी नॉलेज दी। फिर कॉलेज में भी कुछ लोगों ने नॉलेज दी। फिर NSD में हमारा शो भी लगे कुछ। NSD में भी एक फंक्शन होता है जिधर कैंपस थिएटर को बुलाया जाता है करने के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। तो वहाँ से थोड़ा लगा कि यार ये जरिया एक दिख रहा है जहाँ पर नाटक को करते करते मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने प्रोडक्शन हाउसेस कुछ ज्वाइन कर लिए थे। मैं पहले NDTV में घुसा, तो पपेट्री का एक शो आता था, गुस्ताखी माफ। हाँ, गुस्ताखी माफ। और जासूस विजय नाम का एक शो आता था, उस पर पोस्ट प्रोडक्शन में घुस गया एज एन AD, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वहाँ पर मैंने एडिटिंग सीखी और सिनेमा के बारे में कुछ सीखा। जब NSD में घुसे और वहाँ की इंटेंसिटी जो है काम करने की, मतलब सुबह 7 बजे से वो लोग शुरू होते हैं और रात को 7-8 का तो नॉर्मल स्केड्यूल है। अमूमन तौर पे ये स्केड्यूल 12, 10:30, 11, 12, 1, 2, कभी कभार 3 दिन कंटिन्यूसली चलता है। और रविवार की कभी छुट्टी मिली, कभी नहीं मिलती है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है। तो आप इतना करते हो, ऊपर से आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इतनी होती है, प्रैक्टिसेस इतनी होती है, पढ़ाई इतनी होती है कि ऑटोमेटिकली आप ना चाहते हुए भी आप बेहतर हो ही जाओगे, बिकॉज आपको नॉलेज मिल रही है और आपकी बॉडी को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ये क्लास है, डांस की क्लास है, छाव की क्लास है, कलरी की क्लास है, योगा की क्लास है, एक्टिंग मूवमेंट की क्लास है, फिर ये थ्योरी एक्टिंग की, कभी मेयर होल्ड पढ़ा रहे हैं, कभी माइकल चेकअप पढ़ा रहे हैं, कभी स्टैनिस्लॉवस्की के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए, एक जगह नाट्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं। इतना कुछ इकट्ठा जब आपको मिलता है तो आप होता है कहाँ से क्या क्या आ रहा है। अपने इंटरेस्ट की चीज़ें आप पकड़ने लगते हो, कुछ चीज़ों में आप अच्छे होते हो, कुछ चीज़ों में आप अच्छे नहीं होते, पर चीज़ें होते आपको खुद नहीं समझ में आता। फिर साथ में प्रोडक्शंस भी चल रही हैं, कोई आपसे नाटक भी करवा रहा है, कोई बोला लाइन लर्न करता। धीरे धीरे करते 3 साल के अंदर आपका लेवल ऑटोमेटिकली एज एन एक्टर वो एक लेवल पे जाता है। दैट्स वाई वो एशिया का नंबर 1 एक्टिंग स्कूल ऐसे ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो कभी आपने अपने पिताजी से बात की, उनको बताया कि यार किसी फौज की ट्रेनिंग से कम नहीं है यहाँ पे भी? यार आई लॉस्ट माई फादर जब मैं 3rd ईयर ग्रेजुएशन में था। अच्छा। सो वो काफ़ी सडन था हमारे लिए, और उन्हें ये बता ही नहीं पाया कि भाई मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी काम करूँगा। उन्होंने कभी मुझे काम करते हुए नहीं देखा उस लिहाज से। तो वो एक चीज़ है कि हाँ रह गई, पर मुझे मालूम है वो उनकी जी हजूरी तो मुझे एक जगह पे मिल गई थी, और शायद उनको वो नज़र आ चुका होगा जो उस समय वो रोए और उन्होंने बोला कि जा बेटा जो करना है कर ले। शायद वही एक वो उनको समझ में आ गया था, इतना एक्सपीरियंस तो था ही उनको, तो उनको नज़र आ गया था और उन्होंने बोला कि बेटा करते रहना, रुकना मत। तो आई थिंक जो मैं अभी कर रहा हूँ वो उनकी राजी खुशी ही है एक तरीके से। पर हाँ, होते उनको बताता तो बड़ा अच्छा लगता, पर नहीं थे। पर आई एम श्योर वो जहाँ भी हैं खुश हैं, आपको देख रहे हैं और देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड होंगे। आई होप। पर हाँ वो मुझे लगता है ये वो है या उनकी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, और अपने व्यवहार पे ध्यान दिया कि भाई जो भी हो आप किसी की वजह से हो, और जिस वजह से हो वो वजह अगर यही है जिस वजह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप खुद मत बदल जाना। क्योंकि अगर आज हम जो भी हैं, जो भी बने हैं, आपने हमें उस लिहाज में, उस हाल में पसंद किए जैसे हम हैं। अब कुछ मिलने के बाद इंसान बदल जाए तो फिर वो ये भी बदल जाएगा ना, जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं। क्या बात है, ये वायरल होने वाला है। तो जो आपने बोला है वायरल होने वाला है, ये 2 बार काट के चलाएंगे हम। पर मेरे ख्याल से उस चीज़ को इंसान को मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट ये बात नवाज भाई भी करते हैं। अच्छा। तो उनके साथ जब काम कर रहा था तब उन्होंने ये बात कही थी, सेक्रेड गेम्स वो आदमी, हम लोग शूट कर रहे हैं सड़क पे, यहाँ फुटपाथ है। अब वो अपना ऐसा नहीं है कि ए शेर लेके आओ, ए पंखा लगाओ। अच्छा। वो आदमी अपना अखबार खोलेगा, नीचे बैठ जाएगा।
इस लकड़ी के बक्से में इतना पैसा है कि दोबारा कभी मेंढक बेचने को नहीं पड़ेगा तेरे को। देखो पता भी रहेगा कि डेरिंग बोलता किसको है। तो उनसे पूछ लिया, सीनियर है एनएसडी में। मैंने बोला दादा, हम एनएसडी में सीनियर्स को दादा बोलते हैं। मुझे पूछा दादा आप मतलब तो काफी पैसा कमा लिया। तो बताया हाँ मैं मर्सिडीज खरीदी है, बीवी के लिए मिनी कूपर लिया, वो ऐसा होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ऊपर से खुल जाता बंद, मैंने कन्वर्टेबल। बताया हाँ वो दिलवाई बीवी को मैंने। अच्छा मैंने दादा मेरे को तो यार यार इतने गुर्बत के दिन देखे। मैं तो आप जमीन पे क्यों बैठे हो? वो तो जहाँ से मैं आया था मैं वही भूल जाऊंगा तो साले ये लोग मुझे नहीं भूल जाएंगे क्या? मैंने यार बात तो सही है, इतने हल्के में कह गए लेकिन बढ़िया बात कह गए। तो मैंने वो पकड़ ली बात उनकी, मैंने ये बात तो मैं पकड़ लूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक्टिंग के बारे में। उन्होंने कहा कि अच्छे एक्टर तो बहुत है, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे एक्टर तुझे मिल जाएंगे और अच्छे एक्टरों की कमी नहीं है। मैंने तो फिर एक्सेल कैसे करे? आप कैसे इतना बड़ा नाम बन गए? बोलते अच्छा और इंटरेस्टिंग साथ में करने वाले कम है। ये आप अच्छी एक्टिंग भी करें और वो इंटरेस्टिंग भी। कमाल बात कही आपने। वरना आमतौर पे आदमी को अगर एक डायलॉग दिया जाए कि आपने ये काम कर दिया, ये छोटी सी बात है, आप एक कंप्यूटर पे अपना एक बंदा है जो कि हैकर है और पुलिस वाला उससे आकर पूछता है, जिसने पकड़ के लाया उससे पूछते हैं कि आपने तेरा काम हो गया? और बोलता है नो मैम 2 मिनट। तो बोलता है जल्दी करो। तो हाँ मैम। और वो बोलता है वो अपना काम करे। इस सीन में कोई इंटरेस्टिंग चीज। वहीं पर अगर पुलिस वाला आता है हैकर पूछता है, वो पूछती है कि और कितना टाइम? बोलता है लाइटर मिलेगा। बोलती क्या? तो टेंशन होने ने सिगरेट जला दी, लाइटर मिलेगा। जवाब ही नहीं दिया। बोलते काम हो गया, वो हो जाएगा, लाइटर तो दीजिए। तो यहाँ लाइटर दिया, सिगरेट जलाई। तो सडनली आपको लगा कि क्या सीन कर दिया, छोटे से सीन को इंटरेस्टिंग बना दिया, छोटी सी चीज से आपने इंटरेस्टिंग बना दी। तो उनका कहने का यही था कि भाई जो कर रहे हो उसके अंदर अगर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए तो बढ़िया चीज है। ये बात भी गांठ बांध ली, चुरा ली और अपने पास रख ली। इंटरेस्टिंग बनाते जाओ। रक्तांचल में शायद यही चीज काम करी। उस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मैंने उसे गुटखा खिलाया, उसको बीड़ी पिलाई, ठीक है, कोयले की खान में पड़ा रहता था मैं तो सही में पड़ा रहता। मैं उनसे पूछता था लोकेशन क्या है, तो लोकेशन पे जितने बजे इनका क्रू पहुंचता था मैं साथ में पहुंच जाता था। पहली गाड़ी जब निकली मैंने मुझे लेके चलो, मैंने कॉस्ट्यूम पहन के मैं कोयले की खान में बैठा हुआ, गंदा मंदा पूरा कोयले वाले सब कुछ कहाँ कीचड़ में घूम रहा है, कुछ कर रहा है। हार्ड कोक का रेट हम तय करेंगे, जाके बोल देना अपने बाप को। जो ये चूतियों की फौज इकट्ठी की हो ना, पहले इनको लंड खड़ा करना सिखा। मुंह में जर्दा भरा हुआ है और मुंह में जर्दा भरा हुआ तो वो बात अपने आप निकलती है। तो उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने जेम्स बॉन्ड के साथ एक मीम बना दिया था। तो वो था, उन्होंने नाम पूछा नाम क्या है तुम्हारा, हमारा था मुंह में भरा हुआ था। और इन लोगों की एक बात हमने सुनी थी, ये जो खाते हैं गुटखा, ये लोग ये कहते हैं कि ये जो मुंह में है ना ये ज्यादा कीमती है तुम्हारे जवाब देने से। हाँ, ये थूकते नहीं है बोलते क्योंकि तुम्हारी बात का जवाब देने से ये बहुत कीमती है, अगर तुम्हारा जवाब ज्यादा कीमती होगा ना तो हम थूक देंगे। दारू चाहिए? दारू तो है हमारे पास। तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं जब तक इशारों में चल रहा है चलाते। तो ये हम पकड़े हुए थे उस चीज में। हम वो खाते थे सिग्नेचर, एक आता है पान मसाला, गुटखा नहीं था भाई, गुटखा नहीं था। नीचे लिखवा भी देंगे। गुटखा बैन है हिंदुस्तान में। बैन है, मिलता भी नहीं है कहीं पैसे से भी नहीं मिलता। झूठ ये म्यूट कर देना। तो उन्होंने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, और मुंह में भरा हुआ था, बोल नहीं सकते थे। और नाम क्या है तुम्हारा, बोले पूरा नाम था संकी पांडे। संकी बोलेंगे तो बाहर आएगा, सब बाहर, और भरा हुआ है। तो नाम क्या है तुम्हारा, हम बोले पांडे। भाले संकी पांडे। नाम क्या है? पांडे, संकी पांडे। अभी गुटके की वजह से बोले, बाद में लोगों ने बोला अबे ऐसा बोल रहे जैसे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। बोल रहे कि इस वजह से नहीं था, इस वजह से था। तो वो रखा है और वो बाद में उसका मीम बन के बहुत चला था।
कि एक बॉन्ड सेम जेम्स बॉन्ड और एक पांडे संकी पांडे संकी पांडे। तो ये नेचुरली मतलब ये गुटखा खाने की वजह से हो गया था। हाँ मतलब यू फाइंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, आप इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढते हो, कैरेक्टर की डिटेल में जाने की चीजें ढूंढते हो। जैसे ये क्यों मुंह में थूक भरा रहता है, इसका रीजन क्या है, इसके रीजन के पीछे मैं घुसूंगा तो मुझे मिलेगा। जैसे किसी भी चीज की पढ़ाई हो, चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, सिंगिंग में भी यही है कि कोई आदमी जब गाना गा रहा होता है तो कौन सी मुर्की और बात को कहाँ और इमोशन को कहाँ से मोड़ के क्या बात कही है, तभी आप कहते हो वाह क्या बात कही। राइटिंग भी ऐसी, पेंटिंग भी ऐसी, कोई भी आर्ट वर्क जिसे आप बोलो तो जितनी डिटेल में किसी भी, चाय बनाना भी वैसे ही है। देखिए इतना आसान नहीं होता एक्टर बनना, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है और इतनी डिटेल में जाना पड़ता है। ऑडियंस को लगता है कि शायद बड़ा आसान है। हाँ इंटरेस्ट हो तो कोई भी चीज आसान है। जैसे तुम्हारा चाय बनाने में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मुझे आता नहीं चाय बनाने। तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते पर अभी तक चाय वाले एज एंटरप्रेन्योर हो है ना, दूसरे का माल बेच रहे हैं और अपना फायदा उठा, व्हिच इज गुड। बस उठ जाए फायदा, अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। होगा शायद अगले एपिसोड में कोई मोहतरमा आ जाए हाथ मांगने। खैर मैं पुरानी बात सॉरी थोड़ी सी हाँ, थी क्योंकि वहाँ एनएसडी करने के बाद मैं निकल के करने लगा था किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की एक जगह है दिल्ली में, गुड़गांव, जो भी बंद हो गई, सील हो गई बिकॉज लॉसेस में चली गई। पर जब वो शुरू हुई थी तो यहाँ पर जैसे लायन किंग है, इस तरह का जो थिएटर अब्रॉड में होता है उस तरीके का थिएटर बनाने की कोशिश थी। वर्ल्ड के सबसे बड़े एलईडी स्क्रीन लगे थे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो शो बन रहा था। शुरुआत में विवेक ओबराय, ईशा शेरवानी इन सबको लाया गया था, पर ये लोग ज़्यादा दिन टिके नहीं, तो हुसैन ख्वाजरवाला, गौहर खान, कश्मीरा ईरानी, ये एक्टर्स जो थे बॉम्बे से आए, यहाँ दिल्ली में कुछ थिएटर वालों को पकड़ा गया। तो वहाँ 2 साल काम किया, तो उसमें इतने कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करी और फिर पता लगा यार रेंज होती है यार, एक एक चीज़ बात करने में रेंज होती है। मैं आपसे कहूँ तुम गधे हो और बोलूँ तुम गधे हो, फर्क है ना, बहुत फर्क, कॉमा इधर उधर करने से ही फर्क हो जाता है। और एक बोले तुम गधे हो, इसमें भी फर्क है। तो 1000 तरीके से एक बात बोली जा सकती है, 1000 तरीके से कॉमेडी क्रिएट की जा सकती है, 1000 तरीके से इमोशन, अलग अलग तरीके की इमोशंस को डेवलप किया जा सकता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला 2 साल जहाँ पर मैं करता रहा और थोड़े पैसे इकट्ठा करता रहा ताकि बॉम्बे जा सकूँ। बॉम्बे एक एक्सपेंसिव शहर है जहाँ मुझे लगता है कि एक एक्टर को अगर वहाँ जाना है या किसी भी आर्टिस्ट को वहाँ जाना है तो उसको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको दर दर जाके भटकना है और पूछना है भाई मेरे लिए कुछ काम है, मेरे लिए कुछ काम है, मेरे लिए कुछ काम, तो उसमें खर्चा तो होगा। सेल्स जॉब में आपको ट्रैवल तो करना पड़ेगा, तो ये सेल्स मार्केटिंग जॉब जैसा है। मैंने पहले 5 साल ये सोचा था कि मैं बिना किसी दाएं बाएं देखे बॉम्बे में अपना झूला उठाऊंगा, जहाँ ऑडिशन हो रहे हैं वहाँ चला जाऊँगा। तो शुरुआत में टीवी और फिल्मों के ऑडिशंस पता ही नहीं लगते, पता ही नहीं होता कि कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है। बस ऐड वाले होते थे जो कि ऑडिशंस रखते थे, उसमें से जब हम शुरू में जाते थे तो हमको देखते थे फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, सिर्फ देख के नॉट फिट। तो पता नहीं क्या चाहिए होता था। एक आदमी कभी बुला लिया, अच्छा तुम आओ, अच्छा तुम आओ, तुम ये कैरेक्टर लग रहे हो, अच्छा तुम ये कैरेक्टर लग रहे हो, आओ। जब आप पहुंचे तो आप बोले भाई ऐसा 250-300 लोगों का जमावड़ा एक रोल के लिए। ये कौन से ईयर की बात बता रहे हो आप? ये मैं बता रहा हूँ 2011-12 की केओडी करने के बाद। मैं 2009 में ग्रेजुएट हुआ, 2010 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स पकड़ा, 2012 मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स छोड़ दिया। और छोड़ा इसलिए था कि मुझे लगा कि अब बॉम्बे जाना चाहिए। मुझे एक फिल्म मिली थी, उसके सिलसिले में मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। अच्छा। और जब वहाँ पहुँचा तो फिल्म भी छूट गई मुझसे, बिकॉज फिल्म वालों ने बोला नहीं हम नहीं, वो नेपोटिज्म। फिर वहीं रह गए और ये करे। 3 साल के अंदर मेरे को मेरी जो मैं कर रहा था 3 साल के अंदर ही जवाब मिल गया। मुझे कॉल्स आने लग गए। अरे वाह, क्योंकि आप हर ऑडिशन में जाते हो, अपना नाम देते हो तख्ती पकड़ के, जिसमें आपका नाम, एज, प्रोफाइल ये सब होता है, और खड़े होके बोलते हो हाय माय नेम इज विक्रम कोचर, माय एज इज दिस, माय नंबर इज दिस, माय हाइट इज दिस, हियर आर माय प्रोफाइल्स लेफ्ट राइट। ये प्रैक्टिस हो गया था। सो 3 साल के बाद मेरे को थोड़े कॉल्स आना शुरू हुए कि आपको हम इसके लिए सोच रहे हैं। एजेंसी से रूबरू हो गए, लोगों से रूबरू हो गए, लोगों ने आपका चेहरा थोड़ा जान लिया, लोगों ने आपको पहचान लिया, एजेंसी ने आपको पहचान लिया। फिर इतने एड्स होने लग गए कि पूछो मत। एक पॉइंट आया जहाँ पर बोलते हैं अबे हर ऐड में दिख रहा है। एक पॉइंट आया था जहाँ पर बहुत सारे ऐड थे, मतलब अगर टीवी पे इस समय पे अगर 10 ऐड चल रहे हैं तो उसमें से 5-6 हमारे होते थे।
इतने बुरे हाल हो गए थे। उसके बाद लोगों ने बोला हर ऐड में ये होता है, इसको हटाओ भाई, इसको नहीं लेना, इसके जैसा चाहिए पर ये नहीं चाहिए। ऐसा भी हो गया, मतलब ऐसा भी हो गया। ज्यादा ऐड में आने का कारण बन गया कि अब आपको ऐड में ना लिया जाए। जी। अरे वाह। अब इसे कॉम्प्लीमेंट बोलोगे या फिर पता नहीं क्या बोलेंगे क्योंकि एजेंसी से फोटो आती थी कि ऐसा एक्टर चाहिए, ठीक है, तो लोग बोलते थे इसी को ले लो। और लोगों को कहीं भी ये भी परेशानी थी कि ये यार किसी भी दाम में कर देता है। मैंने यार मुझे मेरा घर पानी चलाना है, राइट, फिलहाल मुझे जो पैसा मिल रहा है मेरे को चाहिए, वो मेरी ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा मार्केट में रेट क्या है, क्योंकि ऐसी कोई मार्केट इस्टेब्लिश नहीं हुई है। या तो आप इस्टेब्लिश कर दो कि 10 ऐड के बाद इस आदमी का रेट ये हो जाएगा, इस्टेब्लिश कर दो ना, फिर हम सब जैसे दवाइयाँ बिकती हैं वैसे हम भी बेचेंगे अपने आप को। पर ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं करूँगा, कोई और कर लेगा, सीधी सी बात है। और उस समय आपको घर चलाने के लिए मुझे चाहिए कि मेरे पास 2 ऐड आएंगे तो मेरा घर चलेगा। तो मुझे ऑन एन एवरेज घर के लिए, अपना घर चलाने के लिए ऑन एन एवरेज इन अ ईयर मुझे ना करते हुए करीबन 24-25 एड्स करने पड़ेंगे। तो ये पूरा सिलसिला जब चला तो अभी टोटल अमाउंट ऑफ एड्स व्हिच आई हैव डन इज अराउंड 200। उस पर उन 3 सालों के अंदर मेरे पास करीबन 100 ऐड थे जो मैंने कर लिए थे, जो कि 2-3 के ऊपर थे और रिलीज हो गए थे वो 100 ऐड्स। सो उसकी वजह से खामियाजा भुगता थोड़ा सा। तो जब वो हुआ तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा करने की वजह से किसी को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो लगे इतना नहीं करना चाहिए था। पहली बार कोई सुन रहा होगा और जान रहा होगा। नहीं पर ये फैक्ट है, ये बॉम्बे में लोगों को पता है। इनफैक्ट काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर जो मेरे पास आते थे ये कहने के लिए कि भाई तेरे जैसा कोई है तो बता दे। आप ही से पूछ रहे हैं? हम ही से पूछ रहे हैं, हमको ही फोटो आ रही है, क्योंकि एक कॉमन ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से भी फोटो आती है। और कुछ ये भी बताते थे फ़ोन करके, सुनो तुम्हारे जैसा कोई आदमी है, तुम्हें जो तुम जानते हो तो बता दो जो वैसा कर सके, क्योंकि हमें तुम्हारा ही रेफरेंस आया है लेकिन तुम नहीं चाहिए उन्हें क्योंकि तुम ओवर एक्सपोज हो चुके हो। तो हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने बोला यार इस समय वापस थिएटर करो। उस समय जी थिएटर वालों का कुछ मामला शुरू हुआ था, तो हमने थिएटर करना शुरू कर दिया। तो हमने जी थिएटर का था कि वो थिएटर करके उसको रिकॉर्ड करते थे 1 महीने की रिहर्सल के बाद और उसे टीवी पे डालने वाले थे, जो आ गए हम। तो हमने जी थिएटर स्टार्ट किया करना, थोड़ा आसपास इधर उधर भी थिएटर करना स्टार्ट किया। और हमने सोचा कि अब हम थोड़ा इधर हाथ मारते हैं, टेलीविजन की तरफ हाथ मारते हैं। पर टेलीविजन में इमीडिएटली हाथ मारना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा फिल्मों की तरफ हाथ मारना मुश्किल था, क्योंकि इतनी जान पहचान नहीं थी, लोग आपको जानते नहीं थे। तो वो करना शुरू किया और साथ साथ में बिकॉज तंगी आने लगी तो एक आध कास्टिंग का काम भी उठाना शुरू किया। अच्छा। तो मैं बैंगलोर की कंपनी थी निर्वाणा फिल्म्स, उसके लिए कभी कभी कास्टिंग करता, क्योंकि उनके साथ मैं ऐड कर चुका था, मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। वो बोलते तुम्हें नहीं ले सकते, तो आप उनके लिए दूसरों को हमको ढूंढ दो तुम, अगर तुम हमारी मदद कर सकते। तो बोला हाँ ठीक है, आप कास्टिंग के लिए लोग ढूंढ रहे तो मैं ही कर देता हूँ, खाली तो बैठा ही। तो ये किया और थिएटर किया कुछ समय तक। फिर एक टेलीविजन शो, थोड़े बहुत क्राइम पेट्रोल किया, थोड़ा बड़ी प्रोजेक्ट वगैरह जैसे प्रोजेक्ट्स थे, शोज आते थे, छोटा छोटा काम किया उसमें। फिर उसके बाद एक शो मिला, सुमित संभाल लेगा। और माया क्या बात है, गिफ्ट शिफ्ट पैकिंग चेकिंग किसके लिए? भैया वो सुमित और मेरी दूसरी एनिवर्सरी है ना, तो उसके लिए ये गिफ्ट है। दूसरी एनिवर्सरी? ओ 5 साल बुलाने की कोशिश कर रही हो? अब सुमित संभाल लेगा में मिला लीड। वो मेरी जिंदगी का पहला कमर्शियल सिनेमा या मतलब फिल्म एज ए मीडियम में देखा तो लीड, पैरेलल लीड, बट लीड 5 लीड थे, एक सेंट्रल लीड था और बाकी 4 आसपास उसकी फैमिली के। और वो भी मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, मेरे को तो पता ही नहीं था कौन क्या है। बाद में पता लगा अमेरिकन कंपनी है, एवरीबॉडी लव्स रेमंड का रीमेक है। और उसका जो राइटर था वही ऑडिशन ले रहा था। मैंने पहले सुना कि स्टीव बंदा है जो आपकी वेट कर रहा है, मैं अपना थिएटर करने में लगा पड़ा। मैंने आता हूँ मैं 3 घंटा लेट पहुंचा। तो वहाँ जब पहुंचा तो एक अंग्रेज लेटा हुआ था बेंच पे, ऐसी ही बेंच पे। ओह सो फाइनली यू आर हियर, ओके कम इनसाइड, दिस इज द सीन, हैव यू रेड द सीन, हैव यू सीन ELR? आई वाज लाइक नहीं मैंने ELR तो नहीं, मैंने क्या है, आई डू नॉट नो सर व्हाट ELR है। ELR एवरीबॉडी लव्स रेमंड, वो एमी जीत चुके थे और इतना बड़ा शो था, मुझे नहीं पता था क्या करें, नहीं पता था तो क्या कर सकता है। तो उन्होंने बोला ओके दैट डज मैटर। उन्होंने सीन दिया, उन्होंने करके तो करा। उन्होंने बोला अच्छा इसका थोड़ा ऐसा कर दो, कर दिया। होता है वैसा कर दो, तुमने कर दिया। अब थिएटर कर रहे थे, थिएटर वाले के लिए तो आसान होता है कि भाई आपने स्टेटस फ्लिप कर के आप जैसे मुझे हम लोग तो रोज़ करते हैं, तो उसे पसंद आ गया। उसने बोला रख लो।
अब जिस इंसान का मैं किरदार कर रहा था, वो आदमी जिसने किया है ELR में, जो किरदार मैंने किया था, वो आदमी 6 फुट 2 इंच है और उसकी भारी आवाज है। तो हमारे हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर ने हमें कहा कि तुम लंबे हो जाओ। मैंने बोला लंबे, खुद आवाज भारी कर लो। मैंने आवाज भारी करेंगे पर वो असली नहीं होगी, पर वो कुछ ऐसी आवाज होगी, अगर आपको चलेगी तो मैं कुछ ऐसी आवाज बना के बात कर सकता हूँ। ये तो अभी भी फिर भी फ्लो में आ रही है, उस समय फ्लो में नहीं आती थी। उस समय थोड़ी सी ऐसी आवाज थी, थोड़ा अटक के आती थी, नकली लग रही। पर अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगा तो आप बोलोगे हाँ ठीक तो आ रही है बस। और बोला लंबे हो जाओ। मैं लंबे कैसे हो जाऊँ? इस टाइम तो आपने पूछा नहीं लंबे कैसे हो जाऊं? मैंने पूछा, मैंने सिर्फ लंबे कैसे हो जाओ। इस टाइम पे तो वो लॉन्ग लुक्स वाली जो गोलियां आती थी वो भी खा के नहीं हो सकता। मैंने पता नहीं शरीर का कौन सा अंग बढ़े। तो आप ये क्या कह रहे हो मुझे कि लंबे हो जाओ? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हील वाले जूते पहनो, अंदर उसमें सोल लगा लो, लंबे हो जाओ। थैंक गॉड इन्होंने ये नहीं बोला कि टोज पे चलने शुरू हो जाओ, सिर्फ ऐसे चलोगे पंजों पे। अरे ठीक है सर, इतना कह रहे हो कर देते। कमर सीधी करके चलता था, अपने आप को लंबा समझता था। जब 5 फीट 8 इंच मेरे कद है, मैं अपने आप को सोचता था मैं 6'2" हूँ। खुद ही चलता रहता कि दुनिया को ऐसे देखता था। आधी सारी दुनिया देख ही नहीं पाता था, इसलिए ये सब था मामला। काफी स्ट्रगल रहा उसमें, पर वो शो हिट हुआ और लोगों ने उस किरदार को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम। वहां से कुछ पैसा भी आ गया। पैसा आ गया, बैंक में आ गया। मुझे लगा 3 साल के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आजाद हूँ। मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं बैठ के खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं 1 लाख रुपया भी खर्च करूँ महीने का, मेरे पास है। 2-3 साल के लिए भी पैसे इकट्ठा होगी, क्योंकि सीरियल ने दे दिया इतना पैसा। तो टीवी आपको पैसा दे देता है। सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस आई सैट, और मुझे लगा अब मैं कुछ खरीदता हूँ, मैं घर खरीदता हूँ, कुछ खरीदता हूँ। कहते हैं बॉम्बे में घर बना लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो बॉम्बे में घर बनाने वाली हालत पे आए, उस पे आए। तो घर वालों ने बोला ठीक है हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं। घर वालों ने सपोर्ट किया। घर बनाने के लिए जैसे ही उन्होंने बोला आपने घर बनाया, उसमें 30 लाख का लोन हो गया, सब कुछ बिलाम लो, हम और फिर माइनस में चले गए। और आप तो गए। फिर एक नया शो और पकड़ा, सोचा था टीवी नहीं करेंगे, फिल्मों की तरफ ध्यान देंगे। फिर टीवी, फिर से टीवी करना पड़ा। अब वो टीवी जैसे ही करना पड़ा, वो 3 महीने शो चला और बंद हो गया। किसी चैनल के लिए हम बना रहे थे, अधिकारी ब्रदर्स का एक चैनल था, आना था, नहीं आया। 3 महीने हमने शूट किया, उसके पैसे डूब गए, उस शो भी नहीं आया, कुछ नहीं। सडनली उसके एंड में ही फिल्म मिली, मणिकर्णिका। अच्छा, मणिकर्णिका मिलने के बाद सडनली केसरी मिली। पर मणिकर्णिका और केसरी तो ये 2018 या 19 में रिलीज हुई, तो आप कह रहे हैं कि शूट 2016-17 के आसपास की बात है। तो वो मिली, फिर वो मिली, फिर एक और फिल्म मिली। अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है हमारी 14 अक्टूबर को, इसका नाम है मोदी जी की बेटी। मोदी जी की बेटी। वेलकम टू पाकिस्तान, ये है मोदी जी की बेटी। सलमान खान बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। तो ये मैंने 2017-18 में ही की थी। ये फिल्म मिली, ये फिल्म एज ए लीड मिली। मुझे समझ में नहीं आई हुआ क्या। नहीं बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं, और अच्छी फिल्म्स है और वेब सीरीज। आप तो मजा आता है आपके कैरेक्टर्स देख के। वो है, मतलब वही है, इंटरेस्टिंग बनाओ। और रिपीट घूम फिर के वो इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट। और कोशिश करो कि अपने आप को रिपीट ना करो। एक जो किसी को दे चुके हो ना, एक माल जो आपने बेच दिया, उसका डुप्लीकेसी मत करो। क्योंकि अगर आप डुप्लीकेसी नहीं करोगे तो आप पे प्रेशर आएगा। हर बारी आपको उस कैरेक्टर का नया तरीका, नया सोर्स, नया कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो आप अपने को टटोलोगे। जब आप अपने आप को टटोलोगे और उसके अंदर पूरी जान लगा के वो कर दोगे, आप फिर खाली हो जाओगे। आप बोले अब मेरे पास कुछ नहीं पता, मैं तो नंगा हो गया। जब आप नंगे होगे तो आप दोबारा से कपड़े डिजाइन करोगे ना, और इस बार ये अलग कपड़े डिजाइन करोगे, और आप बोलोगे यार अब ये निखरा है, अब ये अलग तरीके से निखरा है। तो मैं तो कैरेक्टर्स को इस तरह से लेता हूँ पर्सनली। अगर मैं कुछ एक कर रहा हूँ, मैं सब कुछ डाल दूंगा उसमें उस समय के लिए, बाद की देखी जाएगी। बचा के कुछ नहीं रखना है, खर्च करो, बढ़ता जाएगा। आपको किताब लिखनी चाहिए एक्टिंग के ऊपर। ये तो आप लिख सकते हो, बेस्ट सेलिंग हो सकती है। पर ये नॉर्मल जीवन के कॉन्सेप्ट नॉर्मल है। एक पहले होता था किसी जमाने में कि बेटा पैर उतने पसार जितनी चादर बड़ी है। अब तो कॉन्सेप्ट बदल चुका है ना, बेटा पैर पसारे जा, चादर भी लंबी हो जाएगी। चादर भी हो जाएगी लंबी। सब लोग यही, आपने ये शो बनाया, आप ये कर रहे हो ना, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम वही है कि इन्वेस्ट करो, किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करो, और रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क है। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, क्या हुआ?
कम से कम दिल में मलाल तो नहीं है कि मैंने अपनी पूरी 100% नहीं दिया। स्कैम का डायलॉग है ना, रिस्क है तो इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, काफी लंबा हो गया क्या? नहीं, वो तो खैर आपको पता ही है, दस्तूर है एडिट, पर करने नहीं वाले हम, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा एक सीख है, उन सभी के लिए जो एक्टर्स बनना चाहते हैं। ढेर सारी वेब सीरीज, सक्सेसफुल कैरेक्टर्स, बड़ी बड़ी बैनर की मूवीज करी हैं आपने, चाहे रोल कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो। अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी लगती है आपको, जो आपके दिल के सबसे करीब हो? मुझे सनकी पांडे का कैरेक्टर है सर। सनकी पांडे लेनी है मैं तुम्हारी। इसे सीधे ही बोलोगे? कभी किसी लड़की से बात नहीं की क्या? नहीं। मुझे लगा कि मैंने थोड़ा जस्टिस कर दिया, बल्कि जितना था उसको ज्यादा दे दिया। भूलने नहीं वाले हैं लोग वो कैरेक्टर। असल में कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए कि लोग भूलें ना। बल्कि मुझे डर लगता है कि कभी मैं सीजन 2 सीजन 3 में छूट ना जाए। सीजन 2 में मुझे ऐसा लगा, डर था, क्योंकि उसको मैं थोड़ा जर्नी देने की कोशिश कर रहा था कि पैसा आने के बाद आदमी थोड़ा केयरलेस हो जाता है ना, दारूबाज भी हो जाता है, ज्यादा फेंक हो जाता है। पहले वो सतर्क था, अब वो नशे में रहता है तो बोलता हो जाएगा, कर देंगे, आलसी हो गया, थोड़ा वजन बढ़ गया, कुछ ऐसा वैसा करके किया था उसका। पर हाँ, वो एक ऐसा किरदार है जिसका मुझे लगता है कि काफी अच्छे से निचोड़ लगाया। अक्सर जब मिडिल क्लास फैमिली से कोई एक्टर बनने के लिए निकलता है तो दोस्त यार जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो जरूर बोलते हैं भाई शक्ल देखी है अपनी, हाइट देखी है, तुम हीरो बनोगे। तो कैसा लगता है? तो उस चीज़ को भी आपने फेस किया होगा तो? हाँ, पर बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया, मेरी जर्नी में मैं थिएटर करता था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना इसके अलावा। पर्सनली ये सवाल बहुत सारे लोगों के साथ आता है, ये चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि एक क्लीशे इमेज ऑफ हीरो दिमाग में है, और नहीं तो साइड हीरो क्यों बनेगा भी? तो कोई साइड हीरो नहीं बनना चाहता, और किसी को तो करना ही पड़ेगा ना वो काम। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके ये वो वाली बात है, आपको समझ में आ जाता है आफ्टर पॉइंट। और जनरली ऐसा कमेंट करने वाले लोग जो होते हैं, उन्होंने कुछ गहनता से सोचा नहीं। एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको आकर्षित करती है फेम की वजह से। बहुत सारे लोग आते हैं फेम की वजह से, बहुत सारे लोग इसलिए भी आते हैं कि हीरोइन से शादी करें। वो काम याद रखना प्लीज। ठीक है, या एक अच्छे हीरो से शादी करें, इसलिए भी आते हैं। बट ये काम तो एक्टिंग का ही है, क्योंकि आप फेमस होने के बाद आपको काम नहीं आता, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपकी सस्टेनेबिलिटी तभी है जब आपको काम आता। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये काम, बाकी आकर्षण जो है वो बाय प्रोडक्ट्स है, वो अपने आप जुड़े चले आएंगे अगर आपको आपका काम आता हो। तो बस अगर कुछ करना है तो करो, दूसरों वो क्या कमेंटबाजी हो रही है, जो क्या कहते हैं उस पे, मतलब आप ये बस सोचिए कि वो आदमी ये क्यों कह रहा है, आपको उसका रीजन पता लगेगा, उससे आप कुछ सीखेंगे कि इस आदमी का दिमाग कैसे चलता है। एक किरदार आपने समझ लिया, अपने अंदर रख लिया, बाद में खेल देना उस किरदार को। मतलब उठा लो जो उठाना है। हाँ। एक्टर पूरी जिंदगी उठाता ही रहता है। यहाँ से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शॉप फॉर लाइफ। तो रास्ते में एक्टर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं जाते हैं, घूमते हैं, इनको बोला जाता है ट्रैवल करो, किताबें पढ़ो। तो किताबें पढ़ने से क्या होता है, कोई आदमी अपने 50 साल के या 10 साल के एक्सपीरियंस लगा के जिसने किताब लिखी, आपने किताब उठाई, आपने 1 महीने के अंदर वो किताब पढ़ी, मान लीजिए आपने 1 महीने में उसके 10 साल का एक्सपीरियंस अपने अंदर जज्ब कर लिया ना। दिस इज शॉपिंग फॉर लाइफ। तो आर्टिस्ट को घूमने फिरने जाना, लोगों को देखना, मार्केट प्लेसेस में जाना, सुबह दूध वाले से बात करना है, किसी इंसान से बात करना, आर्टिस्ट कीप डूइंग दैट। दे शॉप फॉर लाइफ, दे फाइंड देयर ओन कैरेक्टर्स। राइटर्स ढूंढते हैं, गाना म्यूजिशियंस अपने माहौल ढूंढते हैं, नई इमोशंस को ढूंढते हैं। तो ये शॉप फॉर लाइफ जो है मामला चलता रहता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा कि लोग पहले टीवी करते हैं, फिर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। आपके साथ कुछ उल्टा हुआ? मतलब बॉलीवुड घुसे, ठीक से घुसे नहीं, लेकिन टीवी। हाँ, ये कोई पैटर्न नहीं है। ये एक पैटर्न हमने अपने दिमाग में बनाया है
जिसमें हमने इसको स्टेप्स बना लिया, तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। बल्कि कई बार तो ये भी कहा जाता है इंडस्ट्री में जब जाओ तो कि आप टीवी करोगे तो कभी फिल्म नहीं कर पाओगे। हाँ, ये भी होता है। कोई सारे रास्ते जायज़ हैं, आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी पहुँचिए। जब कांस्टेंट फेलियर मिलता है, अक्सर मिलता है जब आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड फिल्म से जुड़ी हुई ना हो, मिलता है फेलियर, तब अपने आप को मोटिवेट कैसे करना होता है? यार फेलियर्स आर द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि फेलियर्स में जितना सीखने को मिलता है ना, आपकी सक्सेस में आपको कभी सीखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज सक्सेस में लोग आते हैं, पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं जो आपने किया बिल्कुल सही किया। तो आप ग्रो कैसे करोगे? क्योंकि आप जो कर रहे हो आप तो सही कर रहे हो। वेयर टू ग्रो एंड हाउ टू ग्रो एंड वेयर टू गो नाउ। इफ आई हैव रीच्ड द पीक ऑफ अ माउंटेन, भाई ये अगली माउंटेन की बॉटम लाइन है, मुझे दिखाएगा कौन वो अगली माउंटेन? अगर मैं फेल करता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे क्या नहीं करना है। करने का स्कोप तो बहुत है, एक नया रास्ता पता लगता है जो शायद पॉसिबली आपको ये समझ में आता है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ये पूरी जिंदगी आप यही जानने में लगाते हो कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि करने के रास्ते बहुत होते हैं, पर ये करोगे तो यहाँ फंस जाओगे, ये नहीं करना है। समझ में आया ना करके? आई थिंक फेलियर्स टीच यू द मोस्ट एंड फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। उससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, खुशकिस्मत समझो कि तुमको फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिनके सामने फेलियर्स नहीं होते उनका स्ट्रगल ही कुछ और है जीवन में। राज कपूर जी हैं, राज कपूर जी के बेटे थे ऋषि कपूर, ऋषि कपूर जी के बेटे थे रणबीर कपूर। इन लोगों की लाइफ के स्ट्रगल और परेशानियां ही दूसरी थी। इनको फेमस होने के लिए काम नहीं करना था, इनके लिए तो डिफिकल्टी रही होगी कि भाई मुझे बताएगा कौन मेरे अंदर क्या खामी है, क्योंकि कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब ताली बजाने वाले थे पीछे। अलग टाइप का प्रेशर। हाँ, हमको तो फेलियर्स मिले तो हम सीख गए। बाकी फिल्म में तो अब क्या है काला भाई आप यहाँ का साले अपन का हफ्तों से हफ्ता नहीं पहुंचा है, क्या बात है? वो काला भाई हम देने ही वाले थे, ज्यादा बिक नहीं रही थी चाय हमारी, माफ करना, पहुंचा देंगे अगली बार। साले ठोक दूंगा तुझको। अपन पंगेबाजी मत किया कर। काला भाई सनकी भाई, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मैं आपको देख के बदमाश बना, काला बदमाश। अपन का दबदबा बम्बई, आपका रामनगर में खान कपूर बच्चन सब अपने हाथ में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन का बंदूक काला, चश्मा काला, गोली काली, इसको ठोकेगा धुआं भी काला निकलेगा। अरे भाई अरे मैं पहुंचाता हूँ ना भाई हफ्ता। सनकी भाई, वसीम खान कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं साले। बात सुनिए सनकी भाई को साले ने वो किरदार भूल दिया था। अरे वो किरदार है, मेरा नाम विक्रम है। ये आपको देख के बदमाश बना, आपसे। अरे भाई ये विक्रम कोचर हैं, सनकी पांडे नहीं है। वो हाथ दबा। नहीं, मेरे को देख के बदमाश ना बने। मेरी कैसी आपने सनकी भाई कैरेक्टर किया, उसने लड़की ने आपको धोखा दिया। छोड़ूंगा नहीं, ठोक दूंगा साली। मुझे भी 8 साल पहले धोखा दिया। क्या हुआ क्या? आपको बुलाती थी, आप बोलते थे टाइम नहीं है, जब गए तो भागती थी। मुझसे बोलती थी टाइम नहीं है, जब मैं गया तो सो जाती थी। आप टाइम से जाए ना फिर उससे मिलने के लिए। सनकी भाई बदमाश बना दिया उसने। अभी मैं काला पानी की सजा काट के आया नहीं मतलब भागा। ठीक है। अरे भाई पहुंचाएगा कि नहीं? पहुंचा दूंगा। कब पहुंचाएगा? इनको कोक पिलाओ ना, काली पहुंचा दूंगा। गूगल कर मेरे बारे में। अरे गूगल कर, कुछ नहीं दिखाता भाई तुम्हारे। गूगल भी डरता है मुझसे, तुझे पता है क्या? ठोक दूंगा, सब ज्यादा बोलेगा। दिखा, देखेगा? बंदूक तो नकली है भाई। नकली है, रुक जा। अरे 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 भाई अभी नहीं दिखाता हूं। अरे असली है, नकली दिखा। रंग छूट रहा है तो इसको। काला भाई रहने दो ना, सुनो भाई आपकी वजह से छोड़ लो। हाँ मेरी वजह से छोड़ दो। आपका बहुत बड़ा फैन। अरे भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलो तो वसीम खान की चाय में मटरी डाल के बोलेगा। काला भाई, किसी भी तरह की हिंसा जो है वो अच्छी नहीं होती। मेरा सनकी पांडे करने का कहीं इरादा नहीं था कि आप उससे ये सीखें। आप एक कैरेक्टर बहुत जबरदस्त किया है। थैंक यू। अपन आपको देख के इंस्पायर हुआ। मत हो, इसलिए काला बदमाश बना। मत बनो प्लीज। नहीं बने? आप नॉर्मल हो। छोड़ दें आज ही से। हाँ छोड़ दो। ले, आज से तेरा हफ्ता वसूली बंद। पकड़, आज से त्याग दिया सब कुछ। सनकी भाई का फैन हूँ, सनकी भाई जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो चाय वाय पिलाए इसने? हाँ पिलाए। सारा चाय कम, चुटिया ज्यादा बनाता है। अरे नहीं अपन को सब पता है, ज्यादा नहीं बोलने का बता रहा हूँ। भाई नहीं बोलते भाई ज्यादा। हाथ दबा। हाँ दबाते रहो। अपना अलग ही धसका एकदम अपन का। आप बताओ मुंबई का सफर कैसा रहा आपका? मुंबई का अच्छा रहा। अबे कस के दबा।
वो आश्रम में आप पुलिस वाला बना रहा, मेरे को देख के बड़ा मजा आया। नागापन का क्या बात है? अपन को 4 लोगों की सुपारी। अबे डली बोला कर, सुपारी मत बोला कर, सारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। अबे पता है तुझे 111 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। वो भाई क्या है ना, काम नहीं किया तो कॉकरोच को मारने को सुपारी नहीं बोलते भाई। मैंने मारा, सुन लिया भाई, मैंने फोन पे, मैंने भाई फोन पे सुन लिया। अरे भाई 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 नाराज साले मेरी तो पोल खोलेगा। अरे नाराज मत, मैं भाई नहीं, आपके लिए जो जिनको आप मार दो वो कॉकरोच जैसे तो होते हो भाई। हफ्ता पहुंच जाएगा। बात सही है। शो करने दो भाई। साले मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, शरीफ आदमी बनना। सॉरी बोल दो ना। अरे सॉरी भाई, सॉरी। ये भाई कलर छूट रहा है भाई, सॉरी भाई। साले ये कलर छूट रहा है। अरे सॉरी। अबे मैं काला हूँ, देख सब कुछ काला है, देख आंखें देख मेरी, देख सिगरेट भी काली है, देख ये देख। भाई अंधेरा होने से पहले निकल जाओ, दिखोगे नहीं आप। अरे नहीं है काली भाई, अंधेरा होने से पहले निकल जाओ, दिखोगे नहीं, वो कह रहे हैं आप। भाई आपका क्या काला है क्या गोरा है भाई, बाद में समझ लेंगे भाई, करने दो भाई। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। सनकी भाई कहे ना तो छोड़ रहा हूँ, इनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भाई। 2-4 सवाल पूछ लेंगे तो चल जाएगा शो। नेक्स्ट टाइम कोई मोहतरमा आएगी, मेरी शादी हो जाएगी सब। पूरा रामनगर में अपना भोकाल है फुल, कोई टेंशन नहीं लेने मुंबई में। ठीक है संजय, चलता हूँ। नाइस टू मीट। ओके भाई पुलिस आ रही है। पुलिस से डराएगा साले, लगाना चाह रहा है। भाई अंदर रखो ना इसको, सामान को, घोड़े को अंदर डालो। ठोक दूंगा साले। अंदर वाले घोड़े के पास मत डालना बस। दिखाऊं घोड़ा? अरे नहीं भाई, दूसरा घोड़ा दिखाऊं? माफ करो पहुंच जाएगा, हफ्ता पहुंच जाएगा भाई, हफ्ता पहुंच जाएगा भाई। बहुत प्रेशर में डाल दिया इन्होंने यार, इसे चलते फिरते घुस जाते हैं। ये तो बढ़िया है, पर पसीना आ गया। हाथ दिखाओ। ये देखो, रंग तो नहीं छूट गया? रंग बहुत छूट गया है यार, जाते जाते ये देखो ना, ये देखो सब रंग छोड़ने वाला बदमाश था ये, काला बदमाश। चलते हैं आगे। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी वेब सीरीज छोड़ी भी होंगी आपने जी। जब उन्हें देखा, कोई कैरेक्टर जो आप करने वाले थे किसी और ने किया, तो आपको लगा कि यार मैं बेहतर कर सकता था या मुझे करना चाहिए था? जब कोई आदमी टीवी पे या कहीं पर ऐसा कोई किरदार करता है जो कभी मुझे ऑफर हुआ था, मैं नहीं कर पाया या मैंने छोड़ दिया या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ दिमाग में कि यार वो कंपटीशन वाली चीज़ मार के देखते हैं कि एक्चुअली में क्या किया, क्या सीखा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है, इतना। तो कोई अगर नाम लेना चाहो आप, कोई वेब सीरीज या फिल्म या कोई किरदार? पुलकित सम्राट की फिल्म थी, विवेक अग्निहोत्री ने की थी। अब फौजी होता है आर्मी में, तो उसके एक दोस्त का कैरेक्टर कभी मुझे मिला, जो हैरी करके एक लड़का है, उसने किया था। वो मुझे मिला था, मैं ऑलमोस्ट साइन भी करके आया था, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने नहीं जा पाया, बाद में वो चला गया मेरे हाथ से, उसकी भी वजह नहीं पता मुझे, वही हल्का सा जान पहचान वगैरह। अब वो वहाँ था किसी वजह से था, और वो अपनी सही वजहों से था। वजह कभी गलत नहीं होती है, वजह कभी गलत नहीं होती, और उसके लिए उसने अपनी मेहनत करी, वो उनकी समझ थी, उनका चीज़ था, उन्होंने किस तरीके से उस कैरेक्टर को लिया। मैं होता, मैं अपनी समझ अपने तरीके से उस कैरेक्टर को लेता। हाल फिलहाल में जुग जुग जियो में भी मुझे ऐसा लगा था, जो मनीष पॉल जी को रोल मिला था, उसके लिए मैं ऑलमोस्ट डन था। अरे बट लास्ट मिनट पे मनीष पॉल जी आए, उन्होंने किया। जब उन्होंने वो किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस आदमी ने जो किया बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आया है, और ये जो कर रहा है इसके अलावा और कोई ये कर नहीं पाता। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इन्होंने बहुत बढ़िया पकड़ा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं होता तो मैं ये नहीं करता, शायद मैं कुछ और करता। हर एक्टर अपने तरीके से करता है कैरेक्टर को। बहरहाल आपने बताया कि जब कोई कैरेक्टर मिलता है, स्क्रिप्ट आप देखते हो, प्रिपेयर करते हो उस कैरेक्टर को। बताया आपने सनकी पांडे को कि आप कोयले की खदानों में पड़े रहते थे, मुंह में मसाला डाल के आम जिंदगी जीते थे, पर कितना टाइम लगता है एक कैरेक्टर को बनाने में? कोई फिक्स टाइम है या नहीं? फिक्स टाइम नहीं है, इसका टाइम सिर्फ इतना ही है कि जब तक आपका इंटरेस्ट वो पूरी तरीके से जागृत ना कर दे, जब तक आप उस चीज़ को इंजॉय ना करना शुरू कर दें। और इंजॉय अब तब करना शुरू करेंगे जब आप किसी चीज़ की डिटेल में घुस जाते हैं। मतलब आप बॉल के साथ मैदान में घुसे, आपको पहले दिन फुटबॉल बोरिंग लग सकती है, दूसरे दिन बोरिंग लग सकती है, जब तक किक मारा तब तक ठीक है, पर भिड़ने बुड़ना ये सब आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता बोरिंग लगेगा, पर जैसे ही आपको काम आ जाएगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसमें एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि उतना टाइम आपको चाहिए होता है।
उसके लिए बार बार रीडिंग, बार बार करना, कर करके देखना, सो टाइम लगता है थोड़ा बहुत। रणवीर सिंह का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल या बहुत एग्रेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो कुछ छोड़ जाते हैं आपके अंदर। आप अल्टीमेटली आप प्ले कर रहे हो, कोई और प्ले नहीं कर रहा। यही शरीर है, इसकी यही आत्मा है, यही वो प्ले कर रही है। आपके अंदर कुछ ना कुछ उसका अंश होगा, तभी आप वो कर पा रहे हो। उसकी कोई ना कोई बॉडी की फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन ऐसी होगी जिसकी वजह से आप वो कर पा रहे हो, राइट? तो वो आप ही हो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको उसमें से किसी एक चीज से बहुत प्यार हो गया तो आपने वो अपना ली, लेकिन मेरे ख्याल से कंट्रोल आपके पास रहता है। तो रह जाता है, हाँ थोड़ा सा रहता है, थोड़े समय के लिए कभी कभार रह जाती है चीज, क्योंकि आप उस चीज को एंजॉय करने लगते हो और सब कॉन्शियस में आपके वो चला जाता है। तो कुछ नहीं, कॉन्शियसली उस चीज को मत करो, थोड़े समय तक टाइम के साथ फेड आउट हो जाता है। तो ये बात है, थोड़ी रह ही जाती है चीज। आपके साथ हुआ है? हाँ हुआ है। कौन सा कैरेक्टर था जो रहा? बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ ही हुआ है। मेरे हर कैरेक्टर के साथ मेरे साथ ही होता है, कुछ समय तक वो चीज मेरे अंदर रह जाती है और मैं हर बार एक अलग इंसान बन जाता हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ तब्दीली तो होगी ना। आप जो जीवन जी रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, दिन बर दिन आपको तब्दील करेगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इतने सारे शूट्स आपने करे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं जी। कभी सेट पे कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ भाई ये तो आज पोपट हो गया, वो आप शेयर करो? हाँ बहुत बार हुआ है। वो शेयर करो। मतलब एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे तो बहुत हैं। किसी ने प्रैंक करा हो या वैसे ही कोई फनी इंसिडेंट हो गया हो? नाम बताना पड़ेगा को एक्टर का। हाँ छोड़ेंगे नहीं। एक बार बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ था। हम लोग एक शो है नेटफ्लिक्स का, उसके लिए शूट कर रहे थे। तो डायरेक्टर ने बोला कि मैं आज तुम्हारे मोन्टाजेस शूट करूंगा। अरे सुना तो और भी बड़ी इससे बेहतर है। चलिए मोन्टाजेस और सुनाता हूँ। मोन्टाजेस शूट करूंगा, तो इस मोन्टाजेस में तुम एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बन गए हो और तुम्हारे पास दुनिया भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हम लोग ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हो? बोलते हाँ हाँ ठीक है। अच्छा वहाँ पर आपको वो नहीं सर सिर्फ सीमेंट लगेगा, आप बात समझिए, सीमेंट की ब्रिक्स बनानी है, हम इसमें रेती जो है वो मिनिमम करेंगे इस्तेमाल, ताकि ब्रिज की स्टेबिलिटी बिल्कुल सही रहे। हाँ जी बोलिए। हाँ वो सामान आपके पास पहुँच जाएगा, मैंने डिज़ाइन दे दिया है सर, मार्बल की कटिंग्स लगेंगे, ब्लैक और वाइट मार्बल की कटिंग्स लगेंगी उसके एक्सटीरियर में जहाँ पर ये बनाना है। हाँ सर आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है बीहाइव, अब उस स्ट्रक्चर के भी अपने फॉर्मेट्स हैं, तो उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट्स के हिसाब से बीहाइव के स्ट्रक्चर को एक कुछ बोलते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि हाँ चलो जाओ तुम इम्प्रोवाइज कर देना, मैं शूट कर रहे वो। तो तुम्हें बहुत सारे रैंडमली फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हाँ सर आपके पास माल पहुंच गया। हाँ सर इसमें सिर्फ सीमेंट के स्ट्रक्चर्स लगने हैं। हाँ जी बोलिए। अरे मिश्रा जी आपको कितनी बार बताया है, वहाँ पर सफ़ेद और काला पत्थर के कॉम्बिनेशन लगेगा, ऑल्टरनेटिव लगा दीजिए, इतना समझ में आ रहा है। एक मिनट रुको। हाँ जी बोलिए बोलिए। अरे यार तोरी अपने आप पानी छोड़ देती है, उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती। तो एकदम से सोचे कि ये क्या हुआ, मेरे से कुक का फोन आ गया बीच में, क्या हो गया, नहीं आ सकता क्या? तोरी की सब्जी के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं है। वो हाथ भी हंस के लोटपोट था, ये क्या चल रहा है बीच में इम्प्रोवाइजेशन की कुछ भी बात। ये इम्प्रोवाइज किया था आपने? हाँ। तो अब कुछ बात ही नहीं बची थी, सारी बातें कर चुके थे, वो कट ही नहीं बोल रहे थे। तो हमने बोला ठीक है, अब हमारी अपनी पर्सनल जो नॉलेज है घर की वही बता देते हैं कि हाँ अभी यही सीखा था कि तोरी की सब्जी में पानी नहीं डालते, तोरी खुद पानी छोड़ती है। तो वो रखा गया सीन या काट दिया? रखा गया। अरे वाह, कॉमेडी बन गया होगा वो। हाँ है, जो चीज ऐसी लाइव मिल जाती है उसको रखते हैं। ऐसी एक बार हुआ था हमारी एक जनहित में जारी, सुबह से बैठे थे, शाम तक हो गई, तो सीन में बुलाया नहीं। हम बैठे यार सुबह से आदमी ने मतलब क्या नहीं कर लिया, 10 लोगों से बात कर ली, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है आसपास, यहाँ किसका घर कौन है, कौन ठाकुर है, कुआं किसका है, मंदिर कब बना, सारी हिस्ट्री जान ली है आसपास। शूटिंग के लिए नहीं बुला रहे, सुबह से बैठे हैं, वो कह रहा है मतलब अरबी के कबाब बना बना के खा लिए हमने। क्या करें? तो बोला यार ये तो अंदर जाके पता करना पड़ेगा। तो हमारे 7 बजे से बैठे, शाम के 5 बज रहे हैं, भाई क्या शूट कर रहे हो? बोलते सर आपका नहीं, आप अभी चले गए। तो बोला तो शिफ्ट खत्म होने वाली है। बोलते नहीं सर अभी आपका आज नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता, पर आप फिर भी थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है। मैंने अभी क्या कर रहे हो, ये तो मैं जान सकता हूँ, मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। हाँ सर है बिल्कुल है, मैं तो मुझे बता दो यार तुम अभी कौन सा सीन शूट कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं सर, एक ऐसे ही हम जनहित में जारी का
सीन था एक, जिसमें टेबल के नीचे बच्चे कॉन्डम के डब्बे लाके उससे घर बनाते हैं। मैंने तो इसमें बाकी लोग बता इसमें कोई और नहीं, मतलब कोई और नहीं है, मतलब इन्हीं का सीन है, मतलब हाँ इन्हीं का सीन है। मैं तो इन्हीं का सीन इन्हीं को इस्तेमाल करोगे और कोई कहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, पता नहीं। मैंने यार मैं यहाँ सो जाऊँ, वहाँ एक तखत पड़ा था बरामदे में, तो मैं सो जाऊँ, मतलब मैंने देखो अगर मैं जगा रहूंगा तो मैं सीन में होऊंगा, मैं सो गया तो नहीं होने के बराबर हुआ ना। तो मेरी तरफ देख रहा है, बोलता हाँ बात तो सही है सर आपकी, मैं तो सो जाऊँ, बोलता हाँ सो जाऊँ। मैंने ठीक है। मैंने अपनी शर्ट खोली, शर्ट साइड में रखी, बनियान में आदमी जैसे बरामदे में सो जाता, सो गया। अब चलते सीन में विजय राज जी आए, अपना थैला टांग रहे, नीचे से भाई दादाजी, तो मेरी तरफ देखे और मुझे जोर से उठाया, बताया नींद में क्या बकबका रहा है। तो मैंने ना मुझे कुछ नहीं पता, मैं इधर हुई नहीं, मैं तो सो रहा था। उनके फिर सो, वो भी फिल्म में, वो भी फिल्म में। अरे और सब ठीक, तू चिंता मत ना कर। दादाजी क्या बड़बड़ा रहे नींद में? सब्जी हमने नहीं खाई थी। दादाजी बालक है का? दादाजी दादाजी इधर आइए, हम आपको अपना घर दिखाते हैं। कहाँ है रहो है? जे कहाँ से मिलो बेटा? चाची के रूम से लेकर आए हैं। अरे जिस सीन में हम नहीं थे उस सीन में घुस गए। तो है ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे लोग भी हैं। जबरदस्ती आप एक सीन में घुस गए और क्या करें, सुबह से बैठे यार, यहाँ वहां सो रहे थे, यहाँ सो जाते। कमाल है, तो ये होता रहता है। ये भी वायरल होने वाला है वैसे। फादर आपके आर्मी से जी, आपने चूज किया एक्टिंग करियर, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? ठीक रहा। शुरुआत में मैंने जैसे बताया था, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, पर उनको जहाँ कॉन्फिडेंस आया तो फैमिली का सपोर्ट रहा। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ खास लिया नहीं परिवार से, उसका भी मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से पहले ही जुगत लेके चले थे। और NSD जब गए थे तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, तो उधर ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही जाती थी, पर थोड़ा बहुत जो चाहिए होता था घर से वो थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, पर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था ना उन्हें कि उन्हें पैसे देने ही है। पर डिसिप्लिन जज्बा कहीं ना कहीं फादर से मिलता है। हाँ, वो फादर बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो वो हार्ड वर्किंग वाली चीज़ शायद उनसे आया है, वो मेहनत करने वाला चीज़ कि हाँ रात के 2 भी बजे हैं और आपको लगता है कि आपको अपने AC का वेंट निकाल के साफ कर लेना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ रात के 2 बजे। अगर मन हाँ है गंदा है निकालो अभी करो, तो वो एक नेचुरल चीज़ है, वो एक परिवार में रहा है। आपके जूते हैं, आपको जूते अपने पॉलिश करके रखने हैं, तो रात के 3 बजे हो तो आप उठ के अपने पॉलिश करके रख दोगे जूते, तो वो है डिसिप्लिन था भाई, घर में क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं आ गया। हाँ। तो शायद अब मदद भी करता है। हाँ, तो लेजीनेस नहीं है, लेजीनेस ना होने का रीजन ये है। मनमर्जियाँ, केसरी, सेक्रेड गेम्स, रक्तांचल, आश्रम, बड़े बड़े नाम जुड़ गए। काम मिलना उतना मुश्किल है या नहीं? अब थोड़ा आसान हुआ है, अब कॉल्स आने लग गए, कॉल्स आने लग गए। ऐसा नहीं है कि ऑडिशन बंद हो गए, ऑडिशंस आज भी रहते हैं, तो वो निर्भर करता है कि कौन आप पे कितना भरोसा करता है। मैं बोल दूं नहीं भाई मैंने तो ये किया, मैं ऑडिशन नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपका कुछ काम है, आपको अपना भरोसा जताने के लिए मेरा ऑडिशन चाहिए, आप मुझसे मांगिए मैं दूंगा। पर आपको अगर मुझ पर पूरा विश्वास है और आप बोलेगे यार मैं चाहता हूँ आप ये करो क्योंकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप ये कर दो, और मतलब मुझे ऑडिशन की जरूरत है, तो आपकी इच्छा। मैं फिर भी आपसे एक बार पूछ लूँगा ऑडिशन कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक तरीका है। कल को ये नहीं होना चाहिए यार मैंने जल्दबाजी में गलत उसमें ले लिया सारा, तो एक काम का लालच उसके लिए भी खराब है, आपके लिए भी खराब है। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई अच्छा काम नहीं करोगे तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। काम मिलने से क्या होता है? काम मिलना जंग नहीं है। जितने बड़े स्टार्स हैं उनको काम मिलना जंग थोड़ना है। उनके लिए ये है कि हम अपनी पोजीशन कैसे मेंटेन रखें, सस्टेन कैसे रखें, इतना ही। आगे चलते हैं, फाइनल राउंड, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करते हैं जी। 60 सेकेंड्स एट टपरी, तो आप जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जवाब देना ही है आपको, पास मत करना। ठीक है। ज्यादा खतरनाक क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। ठीक है। हीरो या विलन? विलन। दिल्ली के छोले भटूरे या मुंबई का वड़ा पाव? दिल्ली के छोले भटूरे। अच्छा, क्यों? टेस्टी है। अच्छा, टेस्टी है। बड़ा पाव क्या ब्रेड है यार। अगर आप वड़ा पाव खाते पाएगा या मुंबई में तो कोई चिपका देगा आपको ये डायलॉग, ब्रेड क्यों खा रहे हो? मैंने मजबूरी में।
If not actor, then what? डायरेक्टर। Acting का बाप in Bollywood, as per you. मेरे हिसाब से इरफान साहब थे। इरफान साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करती हैं जो कि अभी तक क्रैक करने में टाइम लगता है। एंड हिज सेइंग्स आर अलाइव। उन्होंने जो बातें कही हैं, जो चीजें कही हैं, कमाल है। मतलब आप कितना सीखते हो। Best co-actor and best director. बेस्ट डायरेक्टर बताता हूँ, दो हैं, अनुराग कश्यप एंड राजकुमार हिरानी। दो मजेदार, दोनों पोल्स अपार्ट है, लेकिन बहुत बढ़िया अपने अपने तरीके से। ठीक है, एक को स्पेसिफिक चाहिए, एक को रैंडम चाहिए। रैंडम किसको? रैंडम अनुराग सर को चाहिए कि मुझको कुछ इंटरेस्टिंग करके दो एंड मेक दिस सीन लाइव। आई एम टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, क्या जोन है वो बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये तो दो बड़े नाम हो गए, दो छोटे नाम भी हैं। एक रुचिर अरुण करके एक डायरेक्टर है और एक रितम श्रीवास्तव है। ये दोनों भी बहुत पसंद है मुझे। लिटिल थिंग्स के डायरेक्टर थे रुचिर अरुण, बहुत ही चिल्ड आउट, वेरी रैंडम एंड वेरी नाइस। एंड द अदर वन वाज रत्नांचल के जो डायरेक्टर है, रत्नांचल के डायरेक्टर ही जस्ट लेट मी बी, शायद इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ही आल्सो गिव्स मी आइडिया एंड हमारा सिंक बहुत अच्छा है। सो हम दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया दोस्त हैं हम लोग। वो सोचते हैं और मैं वही सोच रहा होता हूँ, वैसा वाला है। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। खैर, बेस्ट को एक्टर बिकॉज बहुत सारे हैं, मतलब ले लीजिए, 2-3 नाम ले लीजिए, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, कम है। मतलब इन द सेंस मुझे ऐसा लगा कि आमूमन तौर पे मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये हम 4-5 बार लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं काफी, शाहरुख सर के साथ रिसेंटली कुछ किया है तो बहुत बढ़िया है। एज अ को एक्टर तो ही इज वेरी गुड। एंड आप इतने बड़े आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मैंने बाकी किसी स्टार के साथ अगर काम किया, मेरे को उनसे अच्छा को एक्टर नहीं मिला। पूरा बॉलीवुड बोलता है बात है, कमाल है उसमें, है वो बात। बहुत ह्यूमिलिटी है, बहुत ही बढ़िया इंसान है और आपकी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी बात ही थोपेंगे। He listens to everything and then we come to a consensus that this is gonna be. एक रंजनी चक्रवर्ती करके एक एक्टर है और रत्नांचल में थी मेरे ऑपोजिट। वंडरफुल को एक्टर्स, बहुत मजा आएगा। कोई एक चीज जो you want to change in Bollywood? चेंज इन बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में, yeah, there is an understanding which goes that what I would want to change is that कि फेम, कौन कितना फेमस है उसके हिसाब से कास्टिंग करना, बशर्ते इसके कि कौन कितना डिजर्व करता है उसको उसके हिसाब से काम मिले। तो इसका एक कंफ्यूजन है, इसमें बॉलीवुड डिवाइडेड है। सो हम बहुत लुक बेसिस, हम बहुत फेम बेसिस कास्टिंग कर देते हैं। आपने जो एक दायरा बनाया है कि मेरा कैरेक्टर पतला और ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है यार वो हैंडसम है, जरूरी नहीं है। वो आपकी नज़र का हैंडसम दूसरी नज़र के हैंडसम नहीं होता है यार। और इंसान के खूबसूरत होने के लिए आपको कुछ पल उसके साथ बिताने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे भद्दा लगने वाला आदमी भी आपको बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो ये जैसे सीक्रेट गेम्स में सही में जो मैंने किरदार किया था मट्ठू, आप अगर सीक्रेट गेम्स की किताब उठाते हो, मट्ठू का किरदार है पतला लड़का, लंबे बाल, सिगरेट पीता हुआ, बालों में से ऐसे धुआं निकल रहा है और बोट पे जा रहा है। वो बिल्कुल लैंकी पतला लड़का, काला है। बैठ। ना मैं वैसा पतला था, ना मेरे लंबे बाल थे, अलग। उन्होंने कास्टिंग करी क्योंकि मैं किरदार समझ के किरदार पकड़ पाया। तो लुक बेस्ड कास्टिंग अगर मैं हटा सकूं और बोलूं कि कैरेक्टर बेस्ड कास्टिंग करें, तो ये एक चेंज है जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल लाना चाहूँ, शायद हो भी रहा है। बोल तो रहा हूँ, सीक्रेट गेम्स में हुआ, मेरे साथ हुआ। जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा ये मैं कैसे करूंगा। अब एक आखिरी सवाल, 3 सीजन आ चुके हैं यार, बाबा का पकड़ा जाएगा आश्रम, बहुत सारे लोगों का सवाल, बता दो। पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। ड्रग्स आपको शायद और लेने पड़ेंगे। नहीं, हम पिक्चर से आउट हो जाएंगे मेरे ख्याल से अब तक। ऐसा है? हाँ, बिकॉज धीरे धीरे करके वो अभी स्टोरी में है नहीं, साधु का इतना है नहीं। साधु नौकरी में ही है, उनके बाहर की बातें हो गई। और बीवी नहीं जाने देगी। चलिए, बहरहाल विक्रम, लवली, वाज अ लवली इंटरव्यू। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी जब लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को और आपको और करीब से जानेंगे एज अ
पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। एक्टर लोगों ने देखे, कैरेक्टर्स आपके बहुत सारे देखे हैं, बट विक्रम कोचर को मुझे लगता है कि बहुत करीब से जान पाएंगे लोग। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो भाई अगर पसंद आया हो गुल्लू पांडे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और भाई काला भाई का कुछ भी पसंद आया और काला रंग ही पसंद आया तो दबा के लाइक कर देना। कुछ कमेंट वमेंट भी कर देंगे तो अच्छी लगेगी। अच्छा रहेगा यार, है ना? कर दो, कमेंट कर दो यार, और दबा के शेयर भी कर दो। क्या शेयर कर दो? टपरी द टॉक शो। और क्या? टपरी द टॉक शो ठोक देंगे तुझे कुछ भी बोल। अरे